दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों इस समय अपनी कहानी चल रही है महान लेखक, शिकारी और बाद में संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट साहब की। उनकी एक पुस्तक है द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं के नरभक्षी, जिसमें इस समय हमारी कहानी चल रही है चाऊगढ़ के नरभक्षी बाघिन की। उसके पहले एपिसोड में मैंने बताया कि किस तरीके से जब उनके सामने जिम कॉर्बेट साहब के सामने ये टास्क आया मारने के लिए, क्योंकि 3 नरभक्षी उस समय सक्रिय थे। एक चाऊगढ़ का नरभक्षी जो कि नैनीताल ज़िले में पड़ता है, दूसरा एक मोहान का जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और तीसरा एक नरभक्षी कांडा का नरभक्षी था जो कि गढ़वाल दूसरे डिवीज़न में पड़ता है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सबसे पहले इसी चाऊगढ़ के नरभक्षी को मारने के लिए प्रण किया, क्योंकि उस समय 64 आदमियों को अपना शिकार बना चुका था। तो उसमें मैंने बताया कि कैसे ये नैनीताल से निकलकर काला आगर गए, काला आगर से डालकनिया गए, फिर उस नरभक्षी के साथ जो उसका एक बच्चा बाघ था जो भी इसके साथ शिकार में इसके साथ रहता था, इस बाघिन के, उसको इन्होंने मार दिया। मारने के पश्चात जब ये वापस आने के बाद जब डलकनिया गांव में थे तो उस समय इन्होंने 3 भैंसों को बांधकर उसका चारा लगाकर बाघिन को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही। उस समय इनको सूचना मिली कि बाघ ने एक तेंदुए ने एक गाय को मार दिया है। तो उसी तेंदुओं को मारने के लिए उसके पीछे गए थे, और जिस समय उसको मारने के लिए पोजीशन करके अपनी राइफल को एम करके बैठे थे, उसी समय नीचे वाले गांव से किसी आदमी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जिससे इनका ध्यान जो है वहाँ से भटक गया। तेंदुआ भी निकल गया, और फिर जब ये नीचे आए तो उस समय वही नरभक्षी बाघिन जो है एक महिला को बुरी तरीके से जख्मी कर दी थी। वहाँ नीचे आने के बाद जब उस स्त्री की दशा को इन्होंने देखा, चूँकि उस समय कोई व्यवस्था मेडिकल उपचार की थी नहीं, तो जल्दबाजी में इन्होंने अपना जो कपड़ा पहना हुआ था, सूखा था, उसको निकाला, उसको काटा, पानी गर्म करवाया, गर्म पानी से उसके पूरे शरीर को इन्होंने साफ़ किया और फिर उस पर पट्टी कर दी। यहाँ तक पिछली कहानी मैंने बताया था। अब आज की कहानी हम शुरू करते हैं इसके आगे, कि जब ये उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे तो इनको एक घटना याद आई। घटना उस समय की थी जब इनका एक डॉक्टर साथी इनके साथ शिकार पर गया था। उस समय उस डॉक्टर साथी ने इनके एक शीशी में एक पीले रंग की दवा जो है इनको दी थी, और इनको कहा था कि आप हमेशा इसको अपने साथ लेकर चलिएगा। तो उसी समय इनको ये ध्यान आया कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवा मेरे पास है, मैं इसको इसके उपचार में लगाऊं। चूँकि वो डॉक्टर बताया था कि अगर किसी भी जंगली जानवर द्वारा किसी भी प्रकार का हमला किया जाता है और वहाँ खरोंच या घाव के निशान बनते हैं, तो इस दवा को अगर उस पर लगा दिया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अपनी कोट में जब इन्होंने हाथ डाला तो वो शीशी इनको मिली, लेकिन उसमें 1/4 दवा जो है काफ़ी दिन रखने के कारण जो है ख़त्म हो गई थी। 3/4 भाग बचा था। तो उस दवा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस लड़की के पूरे शरीर पर जहाँ जहाँ बाघिन द्वारा निशान बने थे, जहाँ जहाँ वो दांत गड़ाई थी, हर जगह उसका लेप लगा दिया। और फिर जब बाघिन ने उस लड़की के सिर पर प्रहार किया था, उसकी खोपड़ी फट गई थी, उसको इन्होंने पूरी तरीके से पट्टी कर दी। पट्टी करने के बाद 2-3-4 दिन बीतने के बाद एक दिन जब ये उस रास्ते से जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि वह लड़की जो है अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई है, और उसके गोद में एक बच्चा जो है खेल रहा है। ये उसके पास गए, उसका कुशल क्षेम पूछा। वह इनको देखकर मुस्कुराने लगी और उसने इनको धन्यवाद दिया कि आपने उस दिन मेरी ज़िंदगी बचा ली, अगर आप न उस समय होते तो शायद मैं बच न पाती। फिर इन्होंने जहाँ जहाँ घाव हुआ था, जहाँ जहाँ इन्होंने मलहम पट्टी की थी, वो सारी सब जगह को इन्होंने देखा। सारे गांव धीरे धीरे भर रहे थे।
फिर इन्होंने देखा, उससे पूछा कि जो खोपड़ी में घाव हुआ था, जिसको मैंने पट्टी से बांधा था, वो कैसा है। तो उस लड़की ने उसको भी दिखाया, वो भी धीरे धीरे घाव पूरी तरीके से भरने लगा था। तो जिम कॉर्बेट के दिमाग में एक आइडिया आया कि यह बाघिन जब इसके ऊपर हमला की थी, उस समय इसको मार नहीं पाई थी, और उसके बाद से इस क्षेत्र में उसने कोई शिकार नहीं किया है। वो शायद ज़रूर भूखी होगी और अपने शिकार के तलाश में होगी। तो इन्होंने अपने साथियों से कहा कि एक बकरी का इंतज़ाम किया जाए, जिसको मैं चारे के रूप में आज इस्तेमाल करूँगा। फिर इनके साथी एक गांव से बकरी ले आए। बकरी लाने के बाद जिम कॉर्बेट उस बकरी को लेकर जहां उस लड़की पर बाघ ने हमला किया था वहां गए। वहां जाने के बाद उस बकरी को उन्होंने एक छोटे से पेड़ में बांध दिया और खुद एक ओक का पेड़ था, जिसे अंग्रेजी में ओक कहते हैं, हिंदी में बाँज कहते हैं। बाँज का पेड़ था, टेढ़ा मेढ़ा पेड़। उस पर चढ़कर अपनी राइफल लेकर ये बैठ गए। शाम का समय था, लेकिन जिम कॉर्बेट बताते हैं कि मैं वहाँ चढ़कर बैठ तो गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने यह थी कि वह पेड़ जहाँ मैं बैठा था उसकी ऊंचाई ज़मीन से 7-8 फीट केवल ऊंची थी। उस स्थिति में नींद आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर किसी तरीके से इन्होंने उस रात वहाँ सोते जागते अपनी निकाली, लेकिन सुबह न तो इनको किसी बाघ की गर्जना सुनाई दी, न बकरी को कुछ हुआ। सुबह ये पेड़ से उतरकर उस पूरे क्षेत्र का मुआयना करने लगे कि शायद उसके कहीं पग मार्क्स हमको दिख जाएं, लेकिन इन्होंने पूरी पड़ताल उस क्षेत्र की, इनको कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर दोपहर में इन्होंने भोजन करने के बाद जब आराम करने की सोची, तो उसी समय दूसरे बगल के गांव के 4 लोग दौड़ते हुए आए इनके पास, और उन्होंने आकर यह खबर दी कि साहब यहाँ से डलकनिया से तकरीबन 5 मील दूर एक गांव है, वहाँ पर बाघ ने एक महिला को मार दिया है। जिम कॉर्बेट ने जैसे ही यह खबर सुनी, उन चारों आदमियों के साथ अपनी राइफल लेकर निकल लिए। चूँकि रास्ता जो है पहाड़ के बीच से, घने जंगलों के बीच से, झाड़ियों के बीच से था, पगडंडी थी, 2 मील की चढ़ाई थी। ये 2 मील चलने के बाद जब उस पर्वत की चोटी पर पहुँचे, तब इन्होंने सोचा कि मैं आराम कर लूँ। वहीं बैठकर इनके चारों साथी जो सूचना लेकर आए थे, और ये बैठकर आराम करने लगे। फिर इन्होंने उन लोगों से पूछा कि अभी चलना कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ से 3 मील नीचे चलना है हमको, और वो भी पथरीला रास्ता है, जंगलों के बीच से जाएगा। उसी गांव में बाघ ने हमला किया है। तब इनकी नज़र वहाँ एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी, जो झोपड़ी काफ़ी दिनों से खाली पड़ी थी। उसके चारों तरफ कांटे लगाए गए थे। तब इन्होंने उन आदमियों से पूछा कि ये झोपड़ी किसकी है, आखिर इस सुनसान में अकेले में कौन रहता है। तब उन चारों ने बताया कि साहब यहाँ एक व्यापारी था जो गुड़ का काम, कपड़ों का काम और तमाम ज़रूरत की चीज़ों का सामान जो है लाकर नीचे के बाज़ारों में बेचता था, और शाम को फिर अपना वापस आकर इसी झोपड़ी में रहता था। इसने यहाँ बकरियाँ भी अपनी पाल ली थीं, और इसके साथ साथ इसके पास 4-5 बहुत ज़बरदस्त कुत्ते भी इन्होंने पाले थे, जंगली जानवरों के डर से। और ये सब होते होते जब उसकी बकरियाँ जो है गाँव में खेतों में जाने लगी, तो गांव वालों ने इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि भाई फसलों को नुकसान कर रही थी। तो एक दिन सब गांव वाले एकत्रित हुए, ये सोचकर कि अब इसके पास चला जाए, इसकी शिकायत की जाए। तो जब ये लोग वहां पहुंचे, तो वहां का नज़ारा देखकर ये लोग दंग रह गए।
वहाँ जो उसके कुत्ते थे वो खूंटे से बंधे मृत पड़े थे, बकरियों का पता ही नहीं था। और उस आदमी को खोजने लगे तो वो भी कहीं उसका आता पता नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद जब ये लोग 100-200 मीटर और आगे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है और उसके आसपास चारों तरफ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। उन आदमियों ने बताया कि चाओगढ़ में सबसे पहले उस नरभक्षी ने शायद इसी आदमी को मारा था और तब से यह झोपड़ी खाली पड़ी है, यहाँ कोई रहता नहीं है। ये सब पूछने के बाद जिम कॉर्बेट ने कहा कि ठीक है, चलते हैं हम आगे जहाँ पर वो हमला हुआ है। तो चूँकि ये लोग पहाड़ी की चोटी पे थे, सीधे उतरने में दिक्कत हो रही थी, तो गांव वालों ने बताया कि साहब थोड़ा आगे चलकर अगर हम एक रास्ता जो है उबड़ खाबड़ वो भी है लेकिन वो सीधे गांव में जाता है, उसका ढलान जो है थोड़ा धीमा है, उससे चलेंगे तो आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने वैसा किया, फिर थोड़ा पहाड़ी पर और आगे की तरफ गए, फिर उन्होंने वो ढलान देखी जहाँ से इनको नीचे उतरना था। जब ये नीचे उतर रहे थे जिम कॉर्बेट, और वो चारों को उन्होंने आगे अपने आगे कर रखा था, चूँकि जंगली जानवर का खतरा, इसके बाद नरभक्षी का खतरा, तो इनका कहना था कि मुझे अपनी ही जान बचानी ही थी लेकिन इन चारों को भी हमको बचाना था, इसलिए मैं इनको आगे करके चल रहा था, पीछे मैं खुद चल रहा था अपनी राइफल लेकर। लेकिन जब ये पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे उसी समय इनके मन में, ये बताते हैं जिम कॉर्बेट बताते हैं कि एक भ्रम पैदा हुआ, और भ्रम ये पैदा हुआ कि इनको लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अब इनके अंदर डर समा गया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ते रहे। इन्होंने वह बात उन चारों को नहीं बताई। तकरीबन 2 मील जब नीचे उतर गए तब भी इनके अंदर वो खौफ बना रहा कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन बार बार ये ख्याल आने के बाद इनके दिमाग में एक चीज़ चलती थी कि अभी कल ही रात उस बाघिन ने एक शिकार किया है, और शिकार करने के बाद अभी वह इस समय अपने शिकार के पास होगी, चूँकि वह पूरा खा नहीं पाई होगी, तो वो अपने शिकार को छोड़कर इस तरीके से खुले जंगल में नहीं घूमेगी। लेकिन मन का भ्रम इनको परेशान करता जा रहा था। अंत में इन्होंने उन लोगों से कहा कि आप लोग यहीं थोड़ी देर के लिए बैठिए, मैं थोड़ा पीछे एक बार चक्कर लगा के आता हूँ। इन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए, उस भ्रम को मिटाने के लिए कुछ दूर पीछे तक जाकर कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, उसको देखने की कोशिश की। लेकिन न तो इनको किसी जानवर की कोई आवाज़ सुनाई दी, न ही कोई पग मार्क्स दिखाई दिए। तो इन्होंने आगे बढ़ने का ही रास्ता उचित समझा और फिर उन लोगों के साथ आकर ये अपने मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। तकरीबन जब आधा मील से 1 मील वह गांव शेष बचा, तो बीच में ही इन लोगों का गांव पड़ता था जो इनको सूचना देने गए थे। तो उन लोगों ने कहा कि साहब अब हमको आप इजाज़त दे दीजिए, यहाँ से मैं अपने गांव निकल जाऊँ, आपको यहाँ से आधा मील जाना है तो आप यहाँ से चले जाइए। और चूँकि वो रास्ता जो था जंगलों के बीच से होकर निकलता था, तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि उस समय मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जब इन लोगों ने कहा कि मुझे आप इजाज़त दे दीजिए, तो इनको बड़ी प्रसन्नता हुई और इन्होंने अपनी उस प्रसन्नता को जाहिर भी किया कि अब कम से कम इन चारों के जाने के बाद मैं अकेला रहूँगा, मुझे केवल अपनी जान की रक्षा करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं पर्याप्त हूँ। और चूँकि उनका आश्रय स्थल भी आ चुका था, इसलिए इनको जाना ही उचित था। जब ये गांव के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए तो देखा उन्होंने कि वहाँ 4-5 घर केवल हैं और एक घर के दरवाजे के सामने जो है काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। वहाँ के जब कुछ आदमियों ने इनको जाते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसमें से कुछ लोग चलकर इनकी तरफ आने लगे। और जब ये इनकी तरफ चलकर आए, ये दोनों और भी नज़दीक गए उन लोगों के पास, तो इन लोगों ने पूछा आप कौन? तो इन्होंने बताया कि मैं वही हूँ जो बाघ को मारने के लिए भेजा गया हूँ। फिर ये उस दरवाजे पर गए जहाँ एक बूढ़ा आदमी आया और इनके पैर पकड़कर वो रोने लगा और उसने इनसे दया की भीख मांगी कि साहब
मेरी एक ही बेटी है, उसे बचा लीजिए। तब उसने जिम कार्बेट को पूरा वृतांत सुनाया। उस आदमी ने कहा कि साहब, ये घाटी जो आप जहाँ हैं, इसके नीचे तकरीबन 150 मीटर नीचे एक नदी बहती है और वहीं मेरा खेत है। तो ये लड़की कल दोपहर का भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ एकत्रित करने के लिए उसी खेत में जंगल के पास गई थी और संयोग से कुछ महिलाएं वहाँ नदी के पास कपड़े साफ कर रही थी कि अचानक उन महिलाओं को एक आवाज़ सुनाई दी किसी के चीखने की। तो जिम कार्बेट ने पूछा कि तब महिलाओं ने क्या किया। तो उस आदमी ने बताया कि जब महिलाओं ने शोर को सुना तो वो सीधे गांव की तरफ भागी। गांव की तरफ भाग कर आई, लोगों से बताई, गांव के लोग एकत्रित हुए, लेकिन मेरी बेटी को बचा नहीं पाए। फिर जिम कार्बेट ने पूछा कि आगे क्या हुआ। तो उसने बताया कि थोड़ी देर बाद मेरी बेटी अपने हाथों के बल घिसटती हुई घर आई है और वो सामने लेटी हुई है। तब जिम कार्बेट जब उसके पास जाते हैं, एक सफ़ेद चादर से उसके शरीर को ढका गया था। जब उन्होंने उस सफ़ेद चादर को हटाया तो उसके शरीर पर बाघ के हाथों के, पंजों के, मुंह के, दांतों के इतने घाव देखकर वो एकदम बिल्कुल दंग रह गए। जिम कार्बेट ने कहा कि इस समय कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं था सिवाय एक पोटेशियम परमैंगनेट दवा के। वो बूढ़ा बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, और यहाँ मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर एक कपड़ा मंगवाया, पानी गर्म करा के उसके सारे घावों को मैंने साफ किया। लेकिन मेरे पहुंचने से पहले, चूँकि ये लड़की जब जंगल से घिसटते हुई आई थी तो इसको घर के अंदर रखा गया था। घर में कोई रोशनदान की व्यवस्था नहीं थी, गर्मी बहुत प्रचंड थी, तो इसके पूरे शरीर में सेप्टिक की बीमारी फैल गई थी और पूरी तरीके से दर्द से कराह रही थी। लेकिन मुझसे जो हुआ, मैंने मरहम पट्टी की। इसके बाद रात हो गई थी। रात होने के कारण मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे रात को यहीं विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि नरबख्शी के इलाके में अकेले जाना उचित नहीं होगा। तो मैं उस नदी की तरफ गया जहाँ पर कि उस लड़की को के ऊपर हमला किया गया था। तो वहाँ जाकर मैंने देखा एक बड़ा पीपल का पेड़ है और उसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है। लड़की की मरहम पट्टी करते समय मेरे भी शरीर के कपड़े जो थे वो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो गए थे, इसलिए मैंने अपने कपड़ों को साफ़ किया, नहाया। फिर उसी चबूतरे पर बैठकर रात बिताने के लिए मैंने निश्चय किया और अपनी बंदूक लेकर मैं उसी चबूतरे पर बैठ गया। रात भर मुझे न तो किसी बाघ की आवाज़ सुनाई दी, न तो कोई बाघ मेरे सामने आया। लेकिन आधी रात के वक्त जब मैं अर्ध निद्रा में था तो मुझे गांव की तरफ से रोने की कुछ आवाज़ आई। मैं तत्काल समझ गया कि शायद अब सारी पीड़ा उस लड़की की समाप्त हो गई है, वह लड़की मृत हो चुकी है। सुबह जब ये गांव में आए तो उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया और मैं अपने कैंप वापस डलकनिया चला आया। फिर आने के बाद, चूँकि मुझे यहाँ 1 महीने हो गए थे, मैंने गांव वालों से कहा कि अब एक बार मुझे नैनीताल जाना पड़ेगा। और उसके पीछे की वजह उन्होंने यह बताई कि महीने भर कैंप में रहना, असीमित यात्रा करना, जंगल में नरभक्षी के
साए में जीना, नींद का पूरा ना होना इनके शरीर को बार बार कमज़ोर कर रहा था। इसलिए इन्होंने उस समय नैनीताल जाने का निर्णय किया था। लेकिन जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जब वो सोच रहे थे और गांव वालों से बता रहे थे कि अगले हफ्ते मैं नैनीताल जाऊंगा, तो उसमें गांव के मुखिया आए और उन्होंने कहा, साहब इस तरीके से अगर आप छोड़कर जाएंगे तो हम लोग कैसे इस खौफ के साए में जी पाएंगे। इन्होंने उस समय मुखिया से वादा किया कि नहीं, एक बार मुझे जाना पड़ेगा, अगली जैसी वारदात उस बाघिन या बाघ के द्वारा किया जाएगा, मैं तत्काल पहुंचकर आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। लेकिन उस समय मुखिया ने इनसे कहा कि साहब ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले एक बार आपके साथ मैं जंगल में शिकार के लिए चलूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर आप चलना चाहते हैं मेरे साथ शिकार पे तो बिल्कुल चल सकते हैं। तो मुखिया के साथ गांव के 2 लोग और जिम कॉर्बेट स्वयं और उनका एक सेवक, 4-5 आदमियों की एक टोली सामने वाली पहाड़ी पर जाने का निर्णय किया। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि उस टोली में उस गांव का एक व्यक्ति ऐसा भी था जो देखने में बिल्कुल कुरूप, बिल्कुल भद्दा, क्योंकि उसके चेहरे पर बाघ के द्वारा हमला किया गया था। वो कहानी वो जिम कॉर्बेट को एक बार नहीं कई बार महीने भर में बता चुका था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उसकी कहानी मेरे ज़बान पर हमेशा याद रहती थी। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि वह कहानी अगर आप उसके मुंह से सुने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वह जो बूढ़ा कुरूप आदमी था वह कहता है कि साहब, एक बार मैं और मेरा बेटा जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गए थे और हम लोग एकदम पहाड़ की चोटी पर थे। वहाँ एक शिला बगल में चोटी से सटी हुई थी, तो वहाँ हरी घासें थीं पहाड़ी के किनारे। उस पर मैं किसी तरीके से पैर टिकाकर घास काट रहा था कि उसी समय बाघ ने मेरे ऊपर पीछे से आकर हमला किया। जब बाघ ने मेरे ऊपर हमला किया तो उसका पंजा मेरे दाहिने आँख की तरफ और दांत गर्दन पर पूरी तरीके से चुभ गए और मैं पीठ के बल गिरा। जब मैं पीठ के बल गिरा तो मेरा हाथ जो है वो फैल गया था और बगल में ही एक सहतूत का पेड़ था, उसकी एक जड़ जो है निकली हुई थी। मेरा हाथ उसी पर पड़ा और मैंने उस जड़ को पकड़ लिया। बाघ मेरे सीने पर आकर बैठ गया। उसने बुरी तरीके से मुझे लहूलुहान कर दिया था, लेकिन साहब मैं बेहोश नहीं हुआ। और उस समय मैं अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली भी मानता था उस पूरे गांव में। बाघ मेरे ऊपर मेरी छाती पर बैठा रहा, मेरी दोनों टांगें उसके नीचे फैली थी, एक हाथ से मैं पेड़ की जड़ पकड़े हुए था। मैं किसी तरीके से हिम्मत जुटा रहा था कि अगर एक बार मैं अपने पैरों को मोड़कर इसके पेट के पास ला सकूं और एक जोर का धक्का अगर इसके पेट पर मैं मारूं, तो चूंकि उसके जस्ट बगल तो खाई थी तो मैं इसको खाई में ढकेल सकता हूं। लेकिन वह बूढ़ा बताता है कि मैं डर भी रहा था कि अगर कहीं इसको गुस्सा आ गया तो फिर अभी तो ये नहीं मारा है, लेकिन इसके बाद तो पक्का मार देगा। लेकिन फिर इन्होंने वही किया कि धीरे धीरे उसने पैर को अपने सिकोड़ा, उसके पेट की तरफ ले आया और पेट पर जब उसको दोनों पैरों के घुटने जो है पड़े, तो एक हाथ से इसने जड़ को पकड़ा, दूसरे हाथ से उसने शेर के गर्दन के पास हाथ लगाया और फिर पैर से इतना तेज हवा में उसको उछाल दिया
कि वह शेर लुढ़कता हुआ उस बगल के खाई में गिर गया और इसकी जान किसी तरीके से बची। उसने बताया कि जब वह शेर लुढ़क खाई में गया तो मैं तुरंत उठा और मेरा बेटा दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। वह इतना डर गया था साहब कि उसके अंदर जो बोलने की शक्ति थी वो लगभग समाप्त सी हो गई थी। अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारा वृतांत सुनाया। तब तक गांव के और सारे लोग एकत्रित हो गए थे। सब इसको उपचार के लिए बोला कि मुझको सब उपचार के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन उस समय मेरी पीड़ा इतनी अथाह थी कि मैंने अपने आप को पूरा मरा हुआ समझ लिया। मैं ये जानता था कि मैं बचूंगा नहीं, इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया कि आप परेशान ना हो, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैंने जहाँ जन्म लिया है मैं वहीं मरूंगा भी। लेकिन सब लोगों की जिद थी कि यहाँ से 50 मील दूर अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वहाँ ले चलकर आपका इलाज किया जाएगा। लेकिन मेरी जिद थी कि मैं यहीं गांव में रहूं, गांव में मरूं। मैं अपने साथियों से मिलना चाहता था। गांव में जितने भी मेरे परिचित के लोग थे सब धीरे धीरे आए, सब ने मुझे देखा, मैं सबसे मिला। लेकिन कुछ दिन बाद जो घरेलू उपचार थे उससे साहब मेरा सारा घाव ठीक हो गया और मैं आज भी देखिए किस अवस्था में हूँ। मैं बुढ़ा ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन कुरूप ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन मैं जीवित हूँ। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरा दुश्मन अभी जीवित है। आप को मैं बताना चाहता हूँ कि यह बाघ नहीं है, यह कोई दुरात्मा है, यह कोई बुरी आत्मा है जो मनुष्य का मांस खाने के लिए बाघ का रूप धारण करती है और खाने के बाद फिर से वह गायब हो जाती है। आप संत हैं। जिम कॉर्बेट को दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनको गोरा साधु भी कहा जाता था, क्योंकि वो सबसे प्रेम करते थे। उनके लिए प्रेम भावना जितना जानवरों के लिए थी उतना मनुष्यों के लिए भी थी, इसलिए उन्हें गोरा साधु कहा जाता था। तो वो बूढ़ा बताया कि आप संत हैं, इसलिए वह आत्मा आपको छू नहीं पा रही है। नहीं तो पिछले दिनों जब आप डालकनिया से 10 मील दूर गांव में गए थे, उस बाघ के बच्चे को आपने मारा, तो उस स्थिति में जब यहाँ के लोग यह समझ रहे थे कि अब इस समय आपका बचना उस नरभक्षी से मुश्किल हो जाएगा, और आपके साथी बता रहे थे कि नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन साहब हमारे वापस आएंगे, और आप आए तो यह भगवान की ही कृपा है। तो दोस्तों इस कहानी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसके आगे बताएंगे कि इस कहानी में फिर आगे कैसे क्या होता है, बाघिन का शिकार जिम कॉर्बेट द्वारा कब और कैसे किया जाता है। इसको सुनने और जानने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पर। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।